तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी ऐच्छिक विषय है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैम्पल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो आपका 19 फरवरी, जी हाँ बच्चों, 19 फरवरी 2024 को जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके अंदर। क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैम्पल पेपर के अंदर, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट हो सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा बच्चों। आप जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हो, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वाला सैम्पल पेपर बेसिकली हम लोग कर ही रहे थे, इसका ये पार्ट 2 वाला वीडियो है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने आपके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। नेक्स्ट क्लिप जो आप देखेंगे वो उसी सरप्राइज से रिलेटेड है। बेसिकली हमने हिंदी सब्जेक्ट का 20 जो है सो कि सैम्पल पेपर तैयार किया है आप सभी बच्चों के लिए। तो अगर आप वो 20 सैम्पल पेपर करके चले जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपका बोर्ड एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। तो अभी 20 सैम्पल पेपर का PDF लेने के लिए आपको नेक्स्ट क्लिप में एक व्हाट्सएप नंबर दिखेगा, उस पर कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, और वैसे तो ये सैम्पल पेपर्स 199 रुपीज़ के हैं, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो 50% का आपको यहाँ पर भारी छूट यानी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। केवल 99 रुपीज़ में जो है सो कि ये आपको 20 सैम्पल पेपर देखने को मिलेंगे। एक सैम्पल पेपर इस हिसाब से 5 रुपये का पड़ा आपका। ठीक है, तो आज ही इन सैम्पल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है उसको और बेहतर बनाइए। ठीक है, अब अगला क्लिप देखिए, बस 30 सेकंड का क्लिप है, उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। लिए लेकर के आए हैं हिंदी के 20 सैम्पल पेपर्स। जी हाँ बच्चों, अगर आप इन 20 सैम्पल पेपर्स की तैयारी करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आज ही इन सैम्पल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए। इन सैम्पल पेपर्स के अंदर हमारा आज तक का सारा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो सैम्पल पेपर लेने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और 50% की भारी छूट का लाभ उठाइए। हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी यानी खंड ब के अंदर, जिसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं हमसे पूछे जाएंगे और उसका आंसर हमें देना है। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। ठीक है, तो 3 टॉपिक दे दिया है आपको, तीनों में से किसी एक पर लिखना है। पहला वाला जो टॉपिक है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाज पर प्रभाव, ये मैंने करवा रखा है। ठीक है, और समाज में बढ़ती आर्थिक असमानताएं, ये भी मैंने आपको करवा रखा है। याद रखिएगा, इससे पहले मैंने आपको 3 हिंदी का सैम्पल पेपर का वीडियो बना करके दे दिया है। ये चौथे सैम्पल पेपर का वीडियो है हमारा। ठीक है, हिंदी का। तो ये जो बीच वाला है आपका यानी सेकंड वाला है परीक्षा के दिन, इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर टॉपिक लिख देना है परीक्षा के दिन, यानी परीक्षा के दिनों में क्या क्या होता है नहीं होता है, सारा चीज़ आपको लिख देना है। काइंड ऑफ निबंध टाइप का इसको आप समझ सकते हैं। तो ऐसे लिखते हुए चलना है आपको कि परीक्षा के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। यह वह दिन होता है जब हमें अपनी पढ़ाई का परिणाम दिखाना होता है। परीक्षा के दिन को हमें बहुत ध्यान से गुजारना चाहिए। हमें इस दिन की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए ताकि हमें परीक्षा में अच्छे अंक मिल सके। परीक्षा के दिन हमें जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि लिखने का जो आपका लेवल हो वो 12वीं क्लास के बच्चे का होना चाहिए। ठीक है, इस वाले में स्पेसिफिकली मैंने थोड़ा सा लेवल कम कर रखा है। ये 10वीं 11वीं क्लास का या 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा इस तरह से लिख सकता है। आप जब लिखेंगे रचनात्मक लेख तो उसके अंदर कुछ ऐसे शब्दों का चयन कीजिएगा, कुछ ऐसे शब्द सिलेक्ट कीजिएगा जो थोड़े से टफ हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से करके यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हैं। आपको इसी प्रकार से थोड़ा सा लेवल मेंटेन करके रचनात्मक लेख लिखना है बच्चों। ओके, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में लिखिए। ठीक है,
3 क्वेश्चन दे दिया गया है आपको, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन का जो आपका वर्ड लिमिट रहेगा वो 60 शब्द रहेगा, यानी 60 वर्ड रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों में से रेडियो माध्यम की खूबियां व कमियां, जिसको आप खामियां भी कह सकते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो देखिए, रेडियो की बात करें तो उसकी अच्छाइयाँ भी हैं और कमियाँ भी है। अगर यहाँ पर अच्छाइयों की बात करें तो रेडियो के अंदर आप समाचार सुन सकते हैं, साथ ही साथ कुछ भी चीज़ें सुन सकते हैं जो रेडियो पर आ रही होती है। एक गरीब व्यक्ति भी सुन सकता है, एक अमीर व्यक्ति भी सुन सकता है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी सुन सकता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सुन सकता है। ठीक है, तो ये अच्छाइयों के बारे में इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी कुछ और चीज़ें मैंने लिख रखी हैं कि इस माध्यम से ध्वनि, स्वर, शब्दों तथा संगीत से मनोरंजन व ज्ञानवर्धन होता है। ठीक है, ये जो माध्यम है आपका, ये श्रव्य माध्यम है, तो इससे क्या होता है कि आप अपना एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं और नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। ये सस्ता होता है। अब एक रेडियो कितना महंगा होगा आज के टाइम पे अगर बात करें, अगर अभी तो रेडियो शायद ही मिलता होगा कहीं पे। ठीक है, गांव वगैरह में भी स्मार्टफोन का प्रचलन आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं रेडियो आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 500-800 रुपये का रेडियो आ जाएगा। ठीक है, या उससे सस्ता भी आ सकता है, महंगा भी आ सकता है। मिनिमम मैं लेकर के चल रहा हूँ 500 से 800 रुपये के बीच में रेडियो आ जाना चाहिए। तो इतना पैसा आज के टाइम पे खर्च कर सकते हैं लोग, क्योंकि अभी 2024 चल रहा है। ठीक है, और रेडियो खरीद सकते हैं। वहीं एक टीवी अगर लेने जाते हैं तो वो टीवी आएगा आपका मिनिमम मान लीजिए 4 से 5 हज़ार रुपये का। एक स्मार्टफोन लेने जाते हैं तो वो आपका 6 से 7 या 8 हज़ार रुपये का आएगा। तो जो आपका रेडियो माध्यम है ये सस्ता है कंपेयर किया जाए अदर माध्यमों से। तो ठीक है, और निरक्षर व पढ़े लिखे सभी इसका आनंद ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कोई व्यक्ति जो है निरक्षर है यानी कि अनपढ़ है, तो दोनों ही व्यक्ति जो है, दोनों प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर रेडियो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से दूर दराज के कार्यक्रम भी आसानी से सुने जा सकते हैं। ये जो रेडियो होता है ना, इसके माध्यम से दूर के कार्यक्रम भी हम सुन सकते हैं। जैसे कुछ साल पहले मैं गाँव गया हुआ था, 2021 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरी दादी रेडियो सुन रही थी, आप मानेंगे नहीं। अभी तो खैर वहाँ पर जो है स्मार्टफोन का प्रचलन आ गया है, तो मेरी दादी भी वही शॉर्ट्स वगैरह देखती रहती है, उसमें भजन कीर्तन आता रहता है पूरा। ठीक है, मेरी दादी लगेंगी वो। तो उस टाइम पे 2021 की बात बता रहा हूँ, तो वो ना रेडियो पर कार्यक्रम सुना करती थी हर शाम को। और वो कार्यक्रम न केवल वहाँ गांव का या उस स्टेट का था, बल्कि पूरे भारत देश का और देश दुनिया का, अमेरिका तक की बातें वहाँ पर बताई जा रही थी उस रेडियो के अंदर। सोचिए, तो ये जो माध्यम है आपका रेडियो माध्यम, इसके द्वारा हम दूर दराज के कार्यक्रम भी आसानी से सुन सकते हैं, न्यूज़ वगैरह। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इसके माध्यम से सुन सकते हैं। अब देखिए, कोई चीज़ की अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। रेडियो माध्यम की अच्छाइयाँ मैंने आपको बताई, तो बुराइयाँ भी होंगी, जाहिर सी बात है। तो रेडियो माध्यम की एक बुराई ये है कि ये एक रेखीय माध्यम की तरह पीछे नहीं लौट सकते इसके अंदर। यानी कि अगर कोई समाचार चल रहा है और चलते चलते वो आगे चला गया, पीछे की चीज़ आप नहीं सुन पाए, तो ऐसा नहीं यूट्यूब की वीडियो की तरह कि इसको पीछे करके दोबारा से देख लेंगे या सुन लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। एक बार जो चीज़ हो गया वो हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको अगर वही चीज़ सुनना है तो उस चीज़ का दोबारा से इंतजार करना पड़ेगा कि अगला जब शो आएगा तो हम वो चीज़ दोबारा सुनेंगे। मान लीजिए कि 8 बजे का जो टाइम है वो फिक्स है। ठीक है, 8 PM का शाम का या रात का टाइम फिक्स है कि इस टाइम पे रेडियो पर न्यूज़ आएगा। क्या आएगा बच्चों? न्यूज़ आएगा। तो मान लीजिए आप पहुंच गए यहाँ पर 9 बजे, 9 बजे रेडियो सुनने पहुंचे, तो वो न्यूज़ का टाइम चला गया होगा और उसी चैनल पर गाने बज रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पीछे करके आप उसको सुन सकते हैं। लेकिन अगर यूट्यूब वगैरह पे बात करें आज के टाइम पे, तो एंड्रॉयड टीवी आ गया है, उस पर आप कर सकते हैं ये चीज़, लेकिन रेडियो पर ऐसा संभव नहीं है। तो ये एक कमी है रेडियो माध्यम की। और क्या लिख सकते हैं आप कि कई बार रेडियो कार्यक्रमों एवं समाचार बुलेटिनों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कई बार जो है रेडियो के कई सारे कार्यक्रम आते हैं, उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ठीक है, समाचार बुलेटिनों की भी परीक्षा करनी पड़ती है कि न्यूज़ बुलेटिन आएगा, इस टाइम पे न्यूज़ सुनाया जाएगा कि देखिए आज हो गया यहाँ पर इस चीज़ का उद्घाटन, मोदी जी ने ये कर दिया, देखिए देखिए, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर रेडियो माध्यम के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन ये एक कमी है क्योंकि हमें यहाँ प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और वहीं आज के टाइम पे स्मार्टफोन जो है उसमें क्या होता है, तुरंत यूट्यूब खोला और उस पर तुरंत बोल दिया आज का ताज़ा ताज़ा खबर दिखाइए, तो तुरंत यूट्यूब हमें ताज़ा ताज़ा खबर दिखा देगा, ये देखिए न्यूज़ में ये हो रहा है वो हो रहा है। और अगर मान लीजिए आपको गाना सुनने का मन है तो बोल दीजिएगा नया हिंदी गाना। मैंने गाँव में काफ़ी देखा है ऐसे, जो लोग निरक्षर होते हैं वो लोग ऐसा इंटरनेट का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं गाँव के अंदर। ठीक है, रेडियो माध्यम से थोड़ा अलग बता रहा हूँ कि यूट्यूब खोलेंगे और उस पर लिख देंगे नया नया गाना बजाइए, 2024 का नया नया गाना, और तुरंत उस पर आ जाएगा। ठीक है, और वो सुनते हैं और आनंद लेते हैं। तो ये इंटरनेट माध्यम की मैंने एक आपको खासियत बता दी, खासकर स्मार्टफोन की। ठीक है, लेकिन रेडियो माध्यम में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है,
इसमें तो और प्रतीक्षा करनी पड़ती है कोई चीज़ के लिए। रेडियो में अधिक लंबे कार्यक्रम नहीं सुना सकते क्योंकि वे उबाऊ हो जाते हैं। एक ही कार्यक्रम को ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते। मान लीजिए न्यूज़ अगर सुना रहे हैं लोगों को, तो वही न्यूज़ को 2 घंटे 3 घंटे तक नहीं कर सकते। लोग बोर हो जाएँगे, रेडियो बंद कर देंगे। ठीक है? तो ये एक कमी है। इस माध्यम में श्रोताओं को बाँध कर रखना काफ़ी कठिन होता है। ये जो माध्यम है, क्योंकि ये श्रव्य माध्यम है, इसको केवल सुन सकते हैं, कुछ देख तो सकते नहीं है इसके अंदर। तो जो श्रोता होते हैं यानी सुनने वाले लोग होते हैं, उनको अपने और बांध करके रखना। बांध कर ये रखने का मतलब ये नहीं कि रेडियो से बांध लो, नहीं। बांध करके रखने का मतलब ये है कि रेडियो के सामने वो बैठे रहे और रेडियो कार्यक्रमों को सुनते रहे। ठीक है? तो ऐसे अपने सामने बैठाए रखना, बांधे रखना ऑडियंस को, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा चालाक होती है। ऑडियंस जो सुनना चाहती है रेडियो पर वही सुनती है, उसके बाद रेडियो तुरंत से बंद कर देती है। मेरी दादी भी उस टाइम पे क्या करती थी कि रेडियो पर उनको इस तरह के कार्यक्रम वगैरह, न्यूज़ वगैरह सुनना अच्छा लगता था, तो वो सुनती थी। और जैसे ये सब खत्म हुआ, गाना-वाना शुरू हो जाता था, तुरंत बंद कर देती थी। बोलती थी गाना-वाना हमको तो बबुआ पसंद ही नहीं है, ये सब बंद करो एकदम। ठीक है? तो ये यहाँ पर रेडियो माध्यम की खामियों के अंदर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि कविता लेखन के लिए आवश्यक प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। जब कविताएं लिखी जाती है तो उसके लिए प्रमुख जो घटक होते हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ वर्णन कर रखा है, जैसे भाषा हो गया आपका, शब्द हो गया, और यहाँ पर जो बुनियादी जानकारी होती है वो। ये 3 चीज़ें आप कह सकते हैं कविता लेखन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई कविता अगर लिखी जा रही है तो उसकी जो भाषा होगी अगर सरल होगी, ठीक है, और अच्छी संवेदनाएँ, भावनाओं को भाषा के थ्रू व्यक्त किया गया होगा सही तरीके से, तो वो कविता अच्छी होगी। शब्दों का अच्छा चयन करना चाहिए। साथ ही साथ जो बुनियादी जानकारी है कविता के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कविता लेखन के महत्वपूर्ण घटकों के अंदर आप लिख सकते हैं। बाकी इसके अंदर देखिए किस तरह से बताया गया है। जैसे पहला है हमारा भाषा का समन्वयक ज्ञान। ठीक है? कविता में भाषा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भावों और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि कवि कविता में भाषा के रोज नए प्रयोग द्वारा अपने अनुभवों को रूप प्रदान करता रहे। ठीक है? कविता में जो आपका भाषा होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे जो भाव होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, उसको अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है? और कवि को ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी उसके अनुभव है, इस तरह से उसके आधार पर वो नया-नया एक्सपेरिमेंट करता रहे। ठीक है? भाषा को लेकर के, और सभ्य भाषा बनाते रहे। किसके अंदर? कविता के अंदर। फिर शब्द विन्यास की बात कर रहा है। शब्द मनुष्य के सबसे प्राचीन और प्रिय मित्र जिसको आप कह सकते हैं, वो है आपका यहाँ पर। इसीलिए कविता लेखन के समय कवि को अपने भावों और विचारों के अनुरूप शब्दों का चयन कर उनका प्रयोग करना चाहिए। जो शब्द होता है वो मनुष्य के सबसे प्रिय मित्रों में से एक है बच्चों। ठीक है? इसलिए कवि जो होता है बच्चों, उसको कविता लिखते वक्त अपने जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार जो है शब्दों का चयन करना चाहिए। ठीक है? जैसे अगर एग्रेसिव बात बोली जा रही है, यानी गुस्से वाली कुछ बातें वहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, तो गुस्से वाली वर्डों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है? थोड़ा सा भाषा शैली मेंटेन करके। तो इन सब चीज़ों का कवि को ध्यान रखना चाहिए कविता लिखते वक्त। और क्या लिख सकते हैं आप? छंद विषयक बुनियादी जानकारी। छंद और तुक से बंधी हुई रचना हमारी भावनाओं को संगीत में बांधकर हमारे सामने प्रस्तुत करती है, तो उसकी छुअन हमें भीतर तक उस भाव से जोड़ देता है। इसीलिए कविता में छंद और तुक कविता को अधिक जो सो कि भावमयी बना देती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहा जाता है? वह मुद्रित माध्यम में पत्रकार को किस बात को ध्यान में रखना पड़ता है? तो एडवोकेसी पत्रकारिता के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जब कोई अखबार किसी खास विचारधारा या खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर उसके पक्ष में जनमत जैसे कि जगाने का अभियान चलाता है, तब उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है? जब कोई अखबार किसी खास विचारधारा या खास उद्देश्य के लिए या मुद्दे को लेकर के, ठीक है, यहाँ पर जनमत जगाने का एक अभियान चलाता है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? एडवोकेसी पत्रकारिता।
अगला यहाँ पर था कि मुद्रित माध्यम जो होता है उसमें पत्रकार को किस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो मुद्रित माध्यम में पत्रकार को इस बात का ध्यान में रखना पड़ता है कि आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर लिया जाए। ठीक है, जो भी आलेख है भैया उसके अंदर जो भी गलतियां हैं, जो भी अशुद्धियां हैं, उन सबको दूर कर लिया जाए। क्योंकि एक बार जब कोई चीज़ छप जाता है, जैसे एक अखबार हो गया, एक मैगजीन हो गया, एक किताब हो गई, एक बार जब वो छप गया तो उसके अंदर एडिट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसके लिए नया फिर से छापना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि कल अखबार जाने वाला है, ठीक है, और आज रात को अखबार छपता है ताकि सुबह सुबह सबके घर में दिया जा सके। अब रात को जब अखबार छप रहा है मशीनों के अंदर, उसके अंदर कोई गलती हो गई तो क्या होगा, उसको इंस्टेंटली तो ठीक किया नहीं जा सकता है, कोई व्हाट्सएप का मैसेज तो है नहीं कि उसको एडिट कर देंगे। तो उसके लिए फिर से उतने लाखों अखबार दोबारा से छापने पड़ेंगे, तो ये बहुत बड़ा समस्या पैदा हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए मुद्रित माध्यम में जो पत्रकार होते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आलेख में मौजूद सभी गलतियां और अशुद्धियां जो है वो दूर हो गई है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग 9वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। यहाँ पर आपको उत्तर देना है भैया 60 शब्दों के अंदर, जो भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं 60 शब्दों के अंदर आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन है 9वें का कि रेडियो समाचार लेखन की भाषा पर प्रकाश डालिए। जब रेडियो के लिए समाचार लिखा जाता है, जो रेडियो पर आपको जा करके सुनाना है, तो वो उसका भाषा शैली कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए या फिर टफ होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, वो आपको बताना है। तो देखिए, जो रेडियो समाचार लेखन की भाषा होती है वो सरल एवं आम बोलचाल की होनी चाहिए, कि भैया नॉर्मली जो लोग बात करते हैं उस तरह की भाषा होनी चाहिए, ताकि लोग आसानी से उसको कनेक्ट कर सके, उसको समझ सके। ठीक है, अब एकदम अंग्रेजी में बोल देंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि अंग्रेजी ऑडियंस को ही समझ में आएगा, और नॉर्मल बोलचाली की भाषा में अगर जो सो कि समाचारों को बोला जाएगा तो हर एक तरह की ऑडियंस उसको लगभग समझ जाएगी। ठीक है, सहज बोध होना चाहिए, मानवीकरण होना चाहिए और दृश्यात्मकता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं रेडियो समाचार लेखन की भाषा के अंदर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, इसे किस किस नाम से जाना जाता है। तो इंटरनेट पर समाचार पत्रों का प्रकाशन एवं खबरों का आदान प्रदान जो होता है वो इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। आज के टाइम पे आप देखेंगे तो इंटरनेट पर भी बहुत सारे आपको अखबार देखने को मिल जाएंगे, जैसे नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, आप सर्च कर लीजिएगा। पहले मैं पढ़ा करता था लेकिन अब नहीं पढ़ता हूँ मैं इंटरनेट पे उतना अखबार। जैसे आप सर्च कीजिएगा गूगल पे जाके कि जो भी अखबार कंपनी है उसका नाम सर्च कर लीजिएगा, जैसे एनबीटी, नवभारत टाइम्स, ई न्यूज़पेपर। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे ई न्यूज़पेपर, तो उस अखबार कंपनी का जो अखबार होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उस दिन का, जिस दिन का अखबार आप चाहते होंगे, ठीक है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, तो ये इंटरनेट पत्रकारिता के अंदर आ जाएगा। खबरों का जो आदान प्रदान होता है इंटरनेट पर, वो इंटरनेट पत्रकारिता के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। बात करें वो किस किस नाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में कुछ कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है। आप देख सकते हैं कि वेब पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, इस नाम से इंटरनेट पत्रकारिता जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऑनलाइन पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं करके, तो आप इसी तरह से आंसर लिखेंगे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ बेसिक बातें और बताई गई हैं। दो रूप बताए गए हैं यहाँ पर। पहला, इंटरनेट का उपयोग खबरों के संप्रेषण के लिए किया जाता है। दूसरा, इंटरनेट का उपयोग खबरों के सत्यापन एवं पुष्टिकरण के लिए किया जाता है। तो इंटरनेट के बारे में कुछ और बातें यहाँ पर आपको बताई गई है। तो हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तो 10वें के पहले में इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है कि मही सकल अनरथ कर मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचारों भावों का स्पष्टीकरण कीजिए। ठीक है, ये जो पंक्ति है आपका, मही सकल अनरथ कर मूला, इन पंक्ति के माध्यम से भरत के जो विचार है, भाव है, उसका स्पष्टीकरण आपको देना है। ठीक है, तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि भरत ने स्वयं के प्रति अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया है, खुद को लेकर के उनके क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है, वो सारी चीज़ें इन पंक्ति के माध्यम से भरत जी बताते हैं। वे मानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितना भी अनर्थ हो रहा है वे सबके मूल है, यानी सबके कारण कौन है, भरत जी है। इस पृथ्वी पर जितना भी अनर्थ हो रहा है सबके एक ही कारण है, वो भरत जी है। वह स्वयं को दोषी मानते हुए दुखी हो रहे हैं, वे अपराध बोध के नीचे दबे हुए हैं, यह बोझ दुख दे रहा है उनको। किनको दे रहा है, भरत जी को। ठीक है,
तो इस प्रकार से आंसर लिखना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह की लाइनों को देख करके नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही है, ठीक है। जो बच्चे पूरे साल भर एनसीईआरटी की बुक पढ़ रखे हैं या तैयारी कर रखी है वो तो कर लेंगे, जिन्होंने नहीं कर रखा है, ठीक है, तो उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होने वाला है, क्योंकि इतने कम समय में कोई भी बच्चा जो है तैयारी नहीं कर सकता। इस बात को हम भी समझते हैं, इसीलिए हमने आपके लिए लेकर के आए हैं 20 सैम्पल पेपर के पीडीएफ, जिसको आप बाय कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में और एंडिंग में आपको व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा, उन व्हाट्सएप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। बेसिकली एक ही व्हाट्सएप नंबर है, और कांटेक्ट करने के बाद आप जो है 20 सैम्पल पेपर्स का पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका जो प्राइस है वैसे तो 199 रुपये है, 199 रुपीज़ है, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो आपको 50% की भारी छूट देखने को मिलेगी, ठीक है। केवल 99 रुपीज़ में आपको 20 सैम्पल पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और भी बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और एक सैम्पल पेपर इस हिसाब से आपका 5 रुपये का पड़ा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो है बल्क में हमसे सैम्पल पेपर्स इस तरह से परचेज कर रहे हैं। बल्क में मेरा यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और सैम्पल पेपर धड़ल्ले से ले रहे हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना रहे हैं, ठीक है। तो आप भी आज ही सैम्पल पेपर्स को लीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है। ये सैम्पल पेपर दोनों ही तरह के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वो बच्चे जिन्होंने अभी तक बहुत तैयारी कर रखी है, अगर वो इन सैम्पल पेपर्स की तैयारी करते हैं तो उनके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। एक वो बच्चे जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं कर रखी है या कम तैयारी की है, ठीक है, वो अगर सैम्पल पेपर को लेते हैं तो डेफिनेटली उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आज ही सैम्पल पेपर्स को लीजिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। वीडियो के स्टार्टिंग में और एंडिंग में आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वसंत के आने की सूचना कवि को कैसे मिलती है। तो देखिए भैया, जब वसंत आता है तो प्रकृति में परिवर्तन होता है, तो इससे यहाँ पर कवि को सूचना मिल जाती है, चिड़िया के बोलने से मिल जाती है, कैलेंडर से मिल जाती है, और पीले सूखे पत्ते पर यहाँ पर पैर पड़ने से मिल जाती है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है, उसका प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि कवि की चिंता यह है कि आज के मनुष्य का प्रकृति से नाता ही टूट गया है। आज के जो मनुष्य है ना भैया, वो प्रकृति से अपना नाता बिल्कुल तोड़ लिए हैं। वो सब ये सोचते हैं ना कि अरे ये पेड़ पौधा का है, काटो, इधर घर बनाओ यार, इधर जमीन उमीन बेचो, पैसा कमाओ यार, ये प्रकृति उर्कृति का है। लेकिन उन मूर्खों को ये बात नहीं पता है कि ये पैसा कमा करके घर बना के रहोगे तो इसी परिवेश में ना, इसी धरती पर, वो पैसा कहाँ खर्च करोगे, इसी धरती पर। जब सब कुछ एकदम खत्म कर दोगे, सारा पेड़ पौधा खत्म कर दोगे, पूरा धरती को बर्बाद कर दोगे, तो पैसा लेके कहाँ जाओगे, क्या खरीदोगे उन पैसों से? मंगल ग्रह पे जमीन खरीदने जा रहे हो क्या उन पैसों से? तो मूर्खों, आज भी ये बात समझ लो, हमारी प्रकृति ही हमारे लिए सब कुछ है। ये पैसा वैसा ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। देखिए, मैं पैसे को लेकर के एक चीज़ मानता हूँ, मैं अपना पर्सनल आपको चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फ्लो में आ रहा है चीज़ें तो बता देता हूँ मैं आपको। मेरा ऐसा मानना है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है पैसा, ठीक है। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें अपनी धरती को बर्बाद कर देना चाहिए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? पैसा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन इतना नहीं, ठीक है। तो आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए, जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर वसंत आया कविता में कवि की चिंता ये है कि जो आज के मनुष्य है वो प्रकृति से उनका नाता टूट गया है। अब ऋतुओं का आना अनुभव की बजाय कैलेंडर से जाना जाता है, ठीक है। अब पहले क्या होता था, बसंत का मौसम आया, सर्दी का आया, ठंडी का आया, या और पतझड़ का मौसम आया, तो वो हमें ऐसे ही पता चल जाता था अनुभव से ही। क्योंकि भैया जब वसंत आता है तो पेड़ पौधे एकदम हरा हरा हो जाता है, ठीक है, चिड़िया चहचहाने लगती है। लेकिन आज क्या है, कैलेंडर से हम देखते हैं कि अच्छा ये मौसम आ गया, वो मौसम आ गया। कवि को वसंत ऋतु का आना भी कैलेंडर से पता चलता है। हमारी आधुनिक जीवन शैली ने प्रकृति से प्राप्त होने वाले आनंद से हमें दूर कर दिया है। व्यस्तता के कारण मनुष्य को प्रकृति में होने वाले परिवर्तन जो है उसको पता हो नहीं चलते। वृक्षों से गिरते पत्ते, कूकती कोयल, फूलों के खिलते, शीतल वायु के बहने व पलाश के जंगलों से मानव को कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं।
अब हम लोग आ गए हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर दो काव्यांश आपको दे दिया है, दो में से किसी एक काव्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो पहला वाला जो ये काव्यांश दिया गया है ये तोड़ो तोड़ो से दिया गया है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। इसके अथवा में यानी चॉइस में जो आपको काव्यांश दे रखा है ना, उसका सप्रसंग व्याख्या मैंने आपको करके दिखा रखा है। ये आप जो देख सकते हैं, ये वाला जो आपका काव्यांश है, इसका सप्रसंग व्याख्या मैंने आपको करके दिखा रखा है। कैसे करते हैं सप्रसंग व्याख्या? स्टार्टिंग की कुछ लाइनें उठा लीजिएगा, जैसे मैंने ले लिया मुझ भाग्यहीन, ठीक है। उसके बाद डॉट 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 इस तरह से डाल दीजिएगा। फिर लास्ट की कुछ लाइनें लिख दीजिएगा, कर करता मैं तेरा तर्पण। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद संदर्भ में आ जाइए। कवि कौन है हमारे यहाँ पर? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। कौन सी कविता है ये? तो सरोज स्मृति है। फिर प्रसंग में आ जाइए। प्रसंग में क्या करना होता है आपको? थोड़ा सा कह लीजिए 2-3 लाइन का ना कंक्लूजन लिखना होता है पूरी कविता का। तो कंक्लूजन में इस तरह से लिखेंगे कि इस गीत में कवि ने अपनी पुत्री सरोज के आकस्मिक निधन पर अपनी मर्मांतक पीड़ा और वेदना व्यक्त की है, ठीक है। फिर उसके बाद व्याख्या में पूरा डिटेल में लिख दीजिए। जैसे मैं आपके लिए थोड़ी सी लाइनें पढ़ देता हूँ व्याख्या की, कि कवि अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कहता है कि हे पुत्री, मुझ अभागे का एकमात्र तू ही सहारा थी। आज तुम्हारे निर्धन के 2 वर्ष बाद तुम्हारी याद से व्याकुल होकर इस बात को प्रकट कर रहा हूँ जो मैंने आज तक नहीं कही थी। मेरे जीवन की कहानी तो दुख की कहानी है, अर्थात मैं आजीवन विपत्तियों का सामना ही करता आया हूँ। यह बात आज तक मैंने किसी से भी नहीं की, तो आज कहकर भी क्या करूँगा। तो इस तरह से करके आप पूरा का पूरा व्याख्या देख सकते हैं। इस तरह से व्याख्या किया गया है। इसके नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको काव्यागत विशेषता कह लीजिए या काव्य विशेषता कह लीजिए दिया गया है, जो आपको लिखना होता है। तो इस तरह से लिखेंगे आप कि इस शोक गीत में कवि का समस्त दैन्य भाव मुखरित हो उठा है। उसके जीवन की संपूर्ण वेदना को अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद है। भावपूर्ण आत्मपरक शैली है। माधुर्य गुण है, ठीक है। साथ ही साथ करुण रस एवं वियोग वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास तथा उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। खड़ी बोली वाला तो आप ऑलमोस्ट सब में डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो 12वें के पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि असगर वजाहत द्वारा लिखी लघु कथाओं में से कौन सी लघु कथा आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है और क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर इस प्रकार से लिखा है मैंने कि छात्र छात्राएं शेर पहचान, 4 हाथ और साझा असगर वजाहत द्वारा लिखी लघु कथाओं में से जिसे सर्वाधिक प्रभावित मानते हैं उसके विषय में बताते हुए कारण सहित अपने विचार व्यक्त कीजिए। जो भी आपको सही लगता है ना, उसके बारे में आपको बताना है। जैसे शेर लघु कथा में शेर को सत्ता की व्यवस्था का प्रतीक बताया गया है। यह सत्ता तभी खामोश रहती है जब तक उसकी आज्ञा का पालन करते रहो। जो सत्ता होता है ना भैया, वो तब तक खामोश रहेगी जब तक आप उसकी बातों को मानते रहें, ठीक है। पहचान लघु कथा में राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है, ठीक है। पहचान जो यहाँ पर आपका लघु कथा है उसके अंदर बताया गया है कि जो राजा होता है आपका, उसको ऐसी प्रजा पसंद आती है जो बहरी हो, गूंगी हो और अंधी हो, ठीक है। यानी कि उसकी बातों पर आंख मूंदकर भरोसा कर ले, जो बिना कुछ बोले और देखे आज्ञा का पालन करती रहे। 4 हाथ कथा जो है पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है कि किस प्रकार से जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है यानी कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है, इसके अंदर मजदूरों का शोषण किया जाता है। और साझा में उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नज़र किसानों की ज़मीनों और उत्पाद पर होने की दिशा को दर्शाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। आप इस प्रकार से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि कुटज की जीवन जीने की कला से आप क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं। उसके माध्यम से लेखक ने मनुष्य की किन कमजोरियों की ओर संकेत किया है। जो कुटज है बच्चों हमारा, उसकी जो जीवन जीने की कला है, ठीक है, उससे आप क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं, आप क्या मोटिवेशन लेते हैं, आप किस तरह से इंस्पायर होते हैं, ठीक है। और उसके माध्यम से लेखक ने मनुष्यों की किन कमजोरियों की ओर संकेत किया है।
तो यहाँ पर आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी आनंदित रहना। ठीक है, जो कुटज होता है, विपरीत परिस्थितियां जब आती हैं ना, उसमें भी आनंदित रहता है। तो इंसान को भी विपरीत परिस्थितियों में आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि देखिए भैया, सुख और दुख दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा। अगर आपको पूरे जीवन भर सुख ही सुख मिलता रहा, जो कि संभव नहीं है, तो भी आपको मजा नहीं आएगा। पूरे जीवन भर अगर आपको दुख ही दुख मिलता रहा, तो भी आपको मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए भगवान ने हर एक इंसान को सुख भी दिया है और दुख भी दिया है, दोनों मिला करके दिया है। कभी आपके जीवन में सुख आ जाएगा, कभी दुख आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बोला गया है कि जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तो उसमें कुटज जो होता है वो आनंदित रहता है, हमेशा खुश रहता है। तो आपको भी विपरीत परिस्थितियों में, जब आपके जीवन में दुख चल रहा हो, तो आपको खुश रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आनंदित रहना चाहिए, इतना ज़्यादा शोक में आपको नहीं जाना चाहिए। स्वावलंबी यानी कि इंडिपेंडेंट व संघर्षशील बनना। कुटज जो है वो संघर्षशील है, संघर्ष करने वाले में से है। ठीक है, ऐसा दिखाया गया है। और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट है वो, तो इंसान को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, संघर्षशील रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने 10,000 करोड़ कमा लिया तो उसके बाद आप 1 रुपया भी नहीं कमाएंगे। नहीं, अगर आप 10,000 करोड़ कमा लेंगे तो आप सोचेंगे कि यार इतना पैसा मैंने कमा लिया, इसके बाद मैं जिंदगी भर बैठूंगा थोड़ी ना, इसके बाद और पैसा कमाऊंगा। जैसे बहुत बड़े बड़े इंसान है, इलोन मस्क हो गए हमारे, ठीक है, हमारे धीरू भाई अंबानी जी हो गए, यहाँ पर और भी बहुत एग्जाम्पल्स है। ठीक है, जो इतने करोड़ों रुपए कमा करके भी बैठे नहीं रहते, उनको टाइम की कीमत पता है, वो और भी पैसा कमाते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सारा पैसा वो खुद ही लगाते होंगे, जाहिर सी बात है डोनेट करते होंगे एनजीओ वगैरह को, या और जगहों पे वो डोनेट करते होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए। अपने प्राप्य को हर हाल में प्राप्त करना, जो भी आपका लक्ष्य है, प्राप्य है, उसको हर हाल में प्राप्त करना। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आंसर इसका आप लिखेंगे कि संवदिया वातावरण जो है उसको सूंघ करके ही संवाद का अनुमान लगा लेता है। संवदिया कौन होता है? जो मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है, उसे संवदिया कहते हैं। पहले के जमाने में चिट्ठी, पत्रकारिता, इस तरह से ले जाने वाले व्यक्ति को कहते थे। चिट्ठी वगैरह जो ले जाता था, जो डाकिया होता था। आज के टाइम पे वही संवदिया आपका व्हाट्सअप हो गया है। तुरंत व्हाट्सअप पे आप मैसेज करते अपने दोस्त को, और भाई क्या कर रहा है, चले चाउमीन खाने, आज मस्त चाउमीन बना रखी है उसने। तो उधर से आपका दोस्त रिप्लाई करता है, चल भाई ठीक है, पैसे तू दे दियो यार। फिर इधर से मैसेज आया, भाई पैसे तो नहीं है। उधर से मैसेज आएगा, चल भाई ठीक है, प्लान कैंसिल। फिर दोनों ने फ़ोन रख दिया और वापस से अपना काम करने लग गए। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि जो व्हाट्सएप होता है वो आज के टाइम का संवदिया है। ठीक है, तो यहाँ पर संवदिया की विशेषता बताई गई है शुरू की लाइनों में कि संवदिया वातावरण सूंघ करके ही संवाद का अनुमान लगा लेता है कि किस तरह का संवाद यानी मैसेज मुझे यहाँ से मिलने वाला है। अगर लोग यहाँ पर खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, इसका मतलब मुझे अच्छा संवाद मिलने वाला है। अगर सब शांत बैठे हुए हैं तो कुछ खराब संवाद यहाँ से मिलने वाला है। वह बहुत भावुक है, वह एक संवेदनशील और समझदार इंसान है, वह ईमानदार और दूसरों का मददगार है और चतुर भी है। ठीक है, ये तो संवदिया की विशेषता हो गई। अब गांव वालों के मन में संवदिया को लेकर के क्या अवधारणा है उसके बारे में देखिए। गांव वालों के मन में संवदिया की यह अवधारणा है कि वह निठल्ला होता है, कामचोर होता है, पेटू आदमी होता है। यही ऐसा ही जो आदमी होता है वो संवदिया का कार्य करता है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, बिना मजदूरी के जो है सो की संवाद पहुंचाता है, और वह औरतों का गुलाम होता है। ठीक है, तो यही संवदिया का काम कर सकता है। तो गांव वालों के मन में संवदिया को लेकर के यह अवधारणा है, और संवदिया की क्या विशेषता होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको 2 गद्यांश दे दिया है, 2 में से किसी एक गद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो पहला वाला गद्यांश ये देख सकते हैं, धर्म के रहस्य को लेकर के दिया गया है। वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं, और इसके अथवा में जो दे रखा है उसका मैंने आपको सप्रसंग व्याख्या करके दिखा रखा है। यहाँ पर आपको अथवा देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा 13वें क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या है हमारा कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मुहर से, आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस की तेज पिंड से। तो इस तरह से करके आपका ये दिया गया है। अब इसकी सप्रसंग व्याख्या करने के लिए वही एक बेसिक सा फंडा, स्टार्टिंग की कुछ लाइनें उठा लीजिए, जैसे मैंने ले लिया है आज का कबूतर, फिर नीचे कह रहा हूँ आगे इसके डैश 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 यानी कि बिंदु 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 बिंदु, और लास्ट की कुछ लाइनें लिख दीजिए जैसे कि तेज पिंड से। ठीक है,
अब उसके बाद यहाँ पर पूरा सप्रसंग व्याख्या कर दीजिए। जैसे संदर्भ में आप लिख देंगे पाठ कौन सा है, ढेले चुन लो। लेखक हमारे कौन है यहाँ पर, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। प्रसंग के अंदर आप लिख देंगे लेखक ने लोक जीवन में व्याप्त अंधविश्वास से भरी हुई मान्यताओं का खंडन किया है। फिर उसके बाद व्याख्या में आप पूरा व्याख्या कर दीजिएगा कि लेखक का मत है कि हमारे वर्तमान पर विश्वास करते हुए जीना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर वर्तमान पर विश्वास करते हुए जीना चाहिए। जो आज उपलब्ध है वही सत्य है और अपना है। कल की कल्पना में आशा करते हुए जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। लेखक कहता है जो आज के टाइम पे है उसी के ऊपर जियो। अगर आपके पास आज 100 रुपये है तो ये मानो कि मेरे पास अभी सिर्फ 100 ही रुपये है। ये मत मानो कि फ्यूचर में मैं इसको 1000 करोड़ बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ऐसा लेखक का कहना है कि ये आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अभी अगर आपके पास 100 रुपये है और फ्यूचर में आप जो है अंबानी या फिर कुछ इस तरह से करोड़पति अरबपति खरबपति बनना चाहते तो उस 100 रुपये से आज काम कीजिए, धंधा खड़ा कीजिए, बिजनेस खड़ा कीजिए और उससे अमीर होने का प्रयास कीजिए। आज को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर को लेकर के ख्याली पुलाव अपने दिमाग में नहीं ज़्यादा पकाना चाहिए। ठीक है, लेखक उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि यदि आज कबूतर उपलब्ध है तो भविष्य में मिलने वाले मोर की कल्पना करते करते कबूतर भी मत छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है, भैया आज जो चीज़ उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करो, भविष्य में इससे और अच्छा मिलेगा, इससे और अच्छा मिलेगा, इसको लेकर के आज की चीज़ को भी त्याग मत दो। आज यदि पैसा हाथ में है, कल स्वर्ण मोहर की कल्पना से उन पैसों को मत छोड़ो, क्योंकि आंखें देखा ही सत्य है। लाखों कोस दूर मंगल बुध शनि ग्रह पर विश्वास न कर वर्तमान की स्थिति और सच्चाइयों पर विश्वास आपको करना चाहिए। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात बोली गई है। अब फिर विशेष के अंदर आप लिख देंगे जैसे आम बोलचाल की भाषा प्रयोग किया गया है, सरल और सहज भाषा है। शब्द भंडार के अंदर आप लिख सकते हैं तद्भव शब्द प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति कौन सा है, लक्षणा शब्द शक्ति एवं व्यंजना शब्द शक्ति है। शैली कौन सी है, विचारात्मक और व्यंग्यात्मक शैली है। तो इस तरह से आप विशेष के बारे में लिख सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 14वें क्वेश्चन के अंदर। 14वें क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 60 शब्दों में लिखना है। तो 14वें के पहले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि लेखक की प्रकृति नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताओं का वर्णन कीजिए। तो आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि लेखक के लिए प्रकृति, लेखक का प्रकृति से गहरा लगाव था। उसे प्रकृति के कई दृश्य अनुपम एवं हृदयग्राही लगते थे। प्रकृति उसके लिए सौंदर्य का पर्याय थी, यानी कि अगर सुंदरता का कोई पर्यायवाची है, ठीक है, तो प्रकृति ही है। तो लेखक के लिए प्रकृति कुछ इस प्रकार से थी और लेखक को बहुत ज़्यादा लगाव था प्रकृति से, नेचर से। ठीक है, उसके बाद देखिए बताया गया है लेखक की दृष्टि में नारी, लेखक ने अपने गांव में एक रूपवती नारी देखी जिसकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई। लेखक जो है उसने अपने गांव में एक बहुत अच्छी सी यहाँ पर नारी को देखा। उसको देख करके उसकी जो सुंदरता है, कितनी ज़्यादा सुंदर थी वो चीज़ उसके हृदय में, उसके दिल में बस गई। वह भी लेखक को सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लगी। जैसे कि लेखक को अभी नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार था, नेचर की खूबसूरती बहुत ज़्यादा भा रही थी उसके दिल को। तो उसी प्रकार से लेखक को अब यहाँ पर नारी की जो सुंदरता है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर भा गई। ठीक है, और प्रकृति और नारी में क्या समानताएं लेखक को देखने को मिली, तो सौंदर्य की समानता, दोनों बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है, इसके कारण लेखक को लगा जैसे प्रकृति नारी का सजीव रूप लेकर के उसके समक्ष आ गई है। लेखक को दोनों में ये समानता दिखा कि दोनों ही बहुत सुंदर होते हैं। इसी कारण से लेखक को ऐसा लगा कि जो प्रकृति है यानी नेचर है वो नारी का जीवित रूप यानी सजीव रूप लेकर के उसके सामने आ गई है। प्रकृति के समस्त दृश्यों में जूही की लता, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू आदि में उसे नारी के सौंदर्य का आभास होता था। सौंदर्य के समान धर्म होने के कारण लेखक को प्रकृति और नारी एकाकार होते हुए दिखे। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आ जाता है। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बच्चों का माँ का दूध पीना, सिर्फ दूध पीना ही नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। कैसे, विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर पुष्टि कीजिए। तो देखिए जब बच्चा अपनी मम्मी का दूध पीता है तो वो खाली दूध पीना ही नहीं होता है, वो सारी मेमोरीज, अच्छी चीज़ें, ठीक है, जितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ हो सकती है जो माता के मन में है, ठीक है,
तो वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही होती है एक तरह से, आप कह लीजिए बच्चे के अंदर, ठीक है? ये होता है बिल्कुल। ऐसा क्यों कह सकते हैं हम लोग? क्योंकि देखिए जो पिताजी होते हैं ना, पिताजी तो भैया अपना कार्य में व्यस्त होते हैं, ठीक है? और माता और पिता का समान योगदान होता है वैसे तो, लेकिन देखा जाए मेरी नज़रों में मम्मी का योगदान ज़्यादा होता है। और स्टार्टिंग से बच्चा मम्मी का दूध पीता है, तो मम्मी की जो गुड मेमोरीज़ होती है, वो सारी चीज़ें एक तरह से ट्रांसफ़र हो रही होती है, ऐसा कहा जाता है। और एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है ना कि जब बच्चा छोटा होता है और उसकी मम्मी उसको दूध पिलाती है कंटिन्यू, दूध पर ही बच्चा जो है पल रहा होता है। तो ऐसा कहा जाता है जैसे उसकी मम्मी मान लीजिए कि कुछ गीला काम कर रही है जिसमें पानी वगैरह गींजना, ठीक है? ज़्यादा पानी में होना, तो मम्मी को सर्दी हो जाता है। अब जब मम्मी को सर्दी हो गया बच्चे की और बच्चा दूध पिएगा तो बच्चे को भी सर्दी हो जाएगा। तो समझ रहे हैं आप? तो ये दोनों उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। आपने एक पिक्चर भी देखा होगा कि मैंने फ़ेसबुक पे देखा था आई थिंक वो पिक्चर, जो माताजी का स्तन होता है, जहाँ से बच्चा दूध ग्रहण करता है, ठीक है? तो वो एक पेड़ के जड़ के समान दिखा रखा था, ठीक है? और वहाँ जहाँ से बच्चा दूध पी रहा होता है ना, इस तरह से, तो वो जो है, वो एक नया पौधा पनप रहा होता है। तो इस तरह से करके यहाँ पर वो चित्र दिखा रखा था, बहुत अच्छा चित्र था, मैंने लाइक भी किया था उसको, ठीक है? तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। वही क्वेश्चन है यहाँ पर कि बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ़ दूध पीना ही नहीं होता है, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। ये आपको बताना है विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर। तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, बच्चे का दूध पीना अर्थात जड़ से चेतन होने की प्रक्रिया, यानी कि जड़ से निकलने की प्रक्रिया एक तरह से। दूध पीने के साथ-साथ बच्चे द्वारा माँ की ममता को भी आत्मसात करना और उसका दूध ही ना पीना बल्कि माँ के पेट से गंध व स्पर्श को भी प्राप्त करना। बच्चा केवल दूध ही नहीं पीता है, माँ के पेट से जो गंध आ रहा होता है, स्पर्श जो कर रहा होता है बच्चा, उसको भी वो प्राप्त करता है। माँ का बच्चे को अपनत्व एवं सुरक्षा भरे आंचल में छिपाकर दूध पिलाना। आप देखते होंगे कि जब माएँ जो होती हैं, जिनको हाथ जोड़ कर के नमन है, ठीक है, बच्चे को दूध पिलाती हैं तो आंचल से ढक देती है ताकि मेरा बच्चा अच्छे से दूध पी सके, किसी को नज़र ना लगे, ठीक है? तो ये दोनों के संबंधों को दिखाता है कितना ज़्यादा अच्छा संबंध है, ठीक है? साथ ही साथ दूध पीते-पीते बच्चा द्वारा माँ के स्तनों को काटने पर भी ममता भरा भाव मिलता है। जब दूध पीते-पीते बच्चा जो है माँ के स्तनों को काटता है, तो मम्मी को गुस्सा नहीं आता है, ठीक है? ममता जैसा एहसास होता है कि अरे! मेरा ही बच्चा है, इस तरह से करके, है कि नहीं? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा हिंदी का चौथा सैंपल पेपर समाप्त होता है बच्चों। आशा करता हूँ कि ये सैंपल पेपर वाला वीडियो भी आपको पसंद में आया होगा। बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आज ही हिंदी के 20 सैंपल पेपर की पीडीएफ को बाय कीजिए, ठीक है? जिससे कि आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। और जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है भैया, ठीक है, बिल्कुल कम पढ़ाई कर रखी है हिंदी में, उसके लिए तो भैया ये ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगा, ठीक है? हिंदी का सैंपल पेपर्स लेने के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना है। वैसे तो 20 सैंपल पेपर्स का जो प्राइस है वो 199 रुपये है, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो केवल आपको 99 रुपये में देखने को मिल जाएगा 20 सैंपल पेपर्स का पीडीएफ। 50% की भारी छूट आपको देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको एक कूपन कोड उनको बताना पड़ेगा जो कि है आपका VSP07 करके, ठीक है? ये कूपन कोड जैसे ही आप बताएंगे वैसे ही आपके लिए 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा और आपका जो सैंपल पेपर पड़ेगा वो केवल 99 रुपये का पड़ेगा, ठीक है? अगर आप इन सैंपल पेपर्स को लेते हैं, तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा से मेरा अभिप्राय बहुत ज़्यादा, अगर आप ढंग से इन सैंपल पेपर्स की तैयारी करके जाते हैं। मैंने खुद 2 से 3 सैंपल पेपर की तैयारी की थी और हमारे टाइम पे तो 100 नंबर का पेपर आता था, ठीक है? 2019 में मैंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरे जो परसेंटेज बने थे क्लास 12th में वो 85% बने थे टोटल। 100 में से 85% आए थे मेरे। तो अगर आप 20-20 सैंपल पेपर का पीडीएफ बाय करके उसकी तैयारी करते हैं तो आपका जो भैया तैयारी हो तो अगले लेवल पे जाएगा एकदम। 20 में से अगर आप 10 भी कर लेते हैं तो बहुत है आपके लिए, बहुत, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत है, ठीक है? तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।